Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss about an important topic that is DNA double helix model. इससे पहले भी हमने बात करी थी हमारे पास जो डीएनए और आरएनए होता है उनमें मेन सी डिफरेंसेस क्या क्या होती हैं एंड उसके बाद हमने बात करी थी अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ अ डीएनए। आज जो हमें बात करनी है दैट्स अबाउट द डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। सबसे पहले वी हैव टू रिमेंबर दैट जो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल था इट वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। इट वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक इन 1953 एंड उसके बाद जो हमें याद रखना है दैट्स अबाउट कि जो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल था इट वाज बेस्ड ऑन 3 ऑब्जर्वेशंस। सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा, दैट्स एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा जो कि दिया था विल्किंस और फ्रैंकलिन ने। किन्होंने दिया था? एक का नाम था विल्किंस एंड द सेकंड वन वाज फ्रैंकलिन। एंड उसके बाद यानी सबसे पहले डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल वाज बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा। उसके बाद कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ऑफ 2 स्ट्रैंड्स, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ऑफ 2 स्ट्रैंड्स एंड उसके बाद जो थर्ड ऑब्जर्वेशन थी जिसके ऊपर डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल बेस्ड था दैट वाज चरगाफ्स रूल। दैट वाज चरगाफ्स रूल। अगर हम चरगाफ्स रूल की बात करेंगे, चरगाफ्स रूल states that the ratio between adenine and thymine and guanine and cytosine are constant and equal to 1. What does it mean? यानी जितने एक डीएनए के पास एडेनिन होंगे उतने ही थाइमीन होंगे एंड जितने एक डीएनए के पास गवानीन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे। या इनडायरेक्टली हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जितने एक डीएनए में प्यूरिन्स होंगे उतने ही एक डीएनए में पायरिमिडीन्स भी होंगे। जितने एक डीएनए में प्यूरिन्स होंगे उतने ही एक डीएनए में पायरिमिडीन्स भी होंगे। एज ए रिजल्ट अगर हम बात करेंगे हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस के 2 टाइप्स होते हैं, या तो ये प्यूरिन्स हो सकते हैं या तो ये पायरिमिडीन्स हो सकते हैं। एंड प्यूरिन्स में जो आएगा दैट्स एडेनिन एंड गवानीन एंड पायरिमिडीन में आएगा साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमीन। एंड वी नो दैट जो हमारे पास डीएनए होता है, डीएनए के पास होता है एडेनिन, थाइमीन, गवानीन एंड साइटोसिन। तो हमारे पास डीएनए के पास जितने एडेनिन होंगे उतने ही थाइमीन होंगे, जितने गवानीन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे। वी कैन से दैट एडेनिन प्लस गवानीन अपॉन साइटोसिन प्लस थाइमीन, cytosine plus thymine are constant and equal to 1. This is what is Chargaff's rule. अगर हम क्वेश्चन से ज्यादा समझ आएगा कि चरगाफ्स रूल क्या होता है। अगर हमारे पास क्वेश्चन है एक डीएनए है जिसके पास थाइमीन इज इक्वल टू 18%, हमारे पास एक डीएनए है जिसके पास थाइमीन इज इक्वल टू 18%, तो हम क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गवानीन। वी नो दैट हमारे पास अगर थाइमीन 18% है, हमें पता है जितना एक डीएनए के पास एडेनिन होगा उतना ही थाइमीन होगा। अगर थाइमीन 18% है तो एडेनिन भी क्या होगा? एडेनिन भी होगा 18%। सो हम लेंगे ना A प्लस टी प्लस जी प्लस सी इज इक्वल टू 100%। ए कितना है? 18%। टी कितना है? 18%। जी हमें निकालना है एंड उसी के साथ हमें सी भी पता लगेगा, इज इक्वल टू 100। 18 प्लस 18 दैट्स इक्वल टू 36 प्लस जी प्लस सी इज इक्वल टू 100 एंड वी कैन से दैट जी प्लस सी इज इक्वल टू 100 माइनस 36। जी प्लस सी इज इक्वल टू इट विल कम आउट एज 64। अगर हम 64 को 2 से डिवाइड करेंगे इट विल कम आउट एज 32%। यानी इसमें जो हमारे पास गवानीन कितना बनेगा? गवानीन इज इक्वल टू 32% एंड साइटोसिन भी उतना ही होगा 32%। अब अगर आप देखेंगे एडेनिन भी 18% आया, थाइमीन भी 18% आया, गवानीन 32% आएगा, साइटोसिन भी क्या आएगा? 32%। सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय चरगाफ्स रूल। या इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, सपोज हमारे पास one strand of DNA, one strand of DNA has a sequence, one strand of DNA has a sequence of A, T, G, C, G, C, T, A. Calculate total number of hydrogen bonds. Calculate total number of hydrogen bonds. Now you have to remember that हमारे पास
एडनिन और थाइमिन के बिटवीन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, गवानिन एंड साइटोसिन के बिटवीन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। अगर आपके पास एक स्ट्रैंड दिया है एंड इट हैज द सीक्वेंस ऑफ ए टी जी सी जी सी टी, ए के साथ क्या आएगा, टी आएगा, टी के साथ ए, जी के साथ सी, सी के साथ जी, जी के साथ सी, सी के साथ जी, टी के साथ ए के साथ टी। ए और यहाँ पे होंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 4 7 7 3 10 13 16 18 20। तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आई वो है इक्वल टू 20। सो अगर आपको चरगाफ्स रूल अच्छे से पता है, यू कैन कैलकुलेट कि अगर हमारे पास डीएनए में किसी भी तरह का परसेंटेज दिया है, आप वहां से भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। अगर आपको एक सीक्वेंस का एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया है, वहां से भी आप लोग नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स निकाल सकते हो। या इस तरह से भी हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे पास कि अगर डीएनए के पास एडनिन इतने नंबर के दिए हैं और थाइमिन इतने नंबर के दिए हैं, एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स या टोटल नंबर ऑफ बेसिस। उस तरह से भी क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो उस क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते हैं। सपोज हमारे पास जो क्वेश्चन है इन ए डीएनए, हमारे पास जो क्वेश्चन है इन ए डीएनए adenine is equal to 5000, adenine is equal to 5000 and guanine is equal to 3000, guanine is equal to 3000. Calculate total number of base pairs. We have to calculate the total number of base pairs. आपको पता है जितने एक डीएनए में एडनिन होंगे उतने ही क्या होंगे, थाइमिन। अगर A 5000 है, T भी क्या होगा, वो भी 5000 होगा। अगर G 3000 है, C भी क्या होगा, 3000। करो प्लस 5 + 5 हो गया 10,000 प्लस 3 + 3 हो गया 6। यानी हमारे पास अगर हम पहले बेसिस की बात करेंगे, बेसिस कितने आएंगे, बेसिस आएंगे हमारे पास 16,000। कितना आएगा, 16,000। अगर हम बेस पेयर्स की बात करेंगे, 16,000 कितने बेस पेयर्स बनेंगे, वो बनेंगे 8,000 बेस पेयर्स। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। या सपोज इस तरह से क्वेश्चन आएगा, अगर और डेप्थ में क्वेश्चन चला जाएगा, इस तरह से पूछा जा सकता है कि हमारे पास इन ए डीएनए या डीएनए हैज 4.2 किलो बेसिस, 4.2 किलो बेसिस, एंड उस डीएनए के पास एडनिन इज इक्वल टू 400, एडनिन इज इक्वल टू 400, and we have to calculate the number of guanine, we have to calculate the number of guanine। यानी हमारे पास डीएनए हैज 4.2 किलो बेसिस, किलो बेसिस क्या होता है, दैट इज 4.2 into 1000 सिंपली। इसको पॉइंट को कट करके हम जाएंगे, दैट इज 4200, यानी इतने हैं हमारे पास एक डीएनए के पास बेसिस। एंड एडनिन कितना है, 400। वी नो A + T + G + C इज इक्वल टू 4200। A कितना है, दैट इज 400। जितना A होगा उतना ही क्या होगा, थाइमिन भी उतना ही होगा, क्योंकि वी नो दैट एडनिन इज इक्वल टू थाइमिन। एंड देन G + C इज इक्वल टू 4200। वी कैन 4 + 4 हो गया 800, G + C इज इक्वल टू 4200 माइनस 800, G + C इज इक्वल टू 4200 माइनस 800 इज इक्वल टू 3400। 2 है तो डिवाइड बाई 2 करेंगे, 1017। तो हमारे पास G का वैल्यू क्या आएगा, G इज इक्वल टू 1700। तो मुझे बताओ अगर आपको C का भी वैल्यू निकालना होगा, वो भी क्या आएगा, वो भी इक्वल टू 700 आएगा। तो इस तरह से भी हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट आ सकता है। सपोज इसी क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि डीएनए हैज 4.2 किलो बेस पेयर्स, यानी इंस्टेड ऑफ किलो बेसिस, यहाँ पे अगर हमें क्वेश्चन दिया था कि हमारे पास 4.2 किलो बेस पेयर्स, तो क्या क्वेश्चन बनेगा। तो किलो बेस पेयर्स, एक बेस पेयर में इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। हमारे पास 4.2 into 1000, इससे ये कैंसिल आउट हो जाता, 4200 बन जाता, मगर वहां पे बेसिस थे, यहां पे बेस पेयर्स है। अगर हम बेस पेयर्स को कन्वर्ट करेंगे बेस पेयर में, ये बनेगा 4200 into 2, इट विल कम आउट एज 8400 बेसिस, 8400 बेसिस। एंड हमें क्या यहां पे वैल्यू दिया था, A इज इक्वल टू 400, तो T भी इक्वल टू 400।
तो A प्लस T प्लस G प्लस C इज इक्वल टू 400, तो A 400 प्लस T 400 प्लस G प्लस C is equal to 8440. So it will come out as 800 plus G plus C is equal to 8440. So it will come out as G plus C is equal to 8400 minus 800. It will come out as G plus C is equal to, it will come out as 6000, no, it will come out as 7600. 7600 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 21000 236,000, तो हाँ, तो G का वैल्यू यहाँ पे जो आएगा दैट इज 3600 एंड यहाँ पे C का वैल्यू भी जाएगा दैट इज ऑल्सो 63600. सो इस तरह से भी हमें डीएनए यानी चरगाफ्स रूल से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो अगर हम एनसीईआरटी पे आएंगे, हमारे पास एनसीईआरटी ने मेनली 5 पॉइंट्स मेंशन किए हैं दैट जिनको हम कहते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल. एंड इससे पहले ये हम एक्स्ट्रा पॉइंट भी याद रख सकते हैं. हमें पता है डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक 1953. कब दिया था डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल को? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में. कब दिया था? 1953 में. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट this DNA double helix model was based on the X-ray diffraction data that was given by Wilkin and Franklin. And उसके बाद 1962 में वॉटसन, क्रिक और विल्किंस को नोबेल प्राइज में मिला था फॉर द डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल. एंड फ्रैंकलिन को इसीलिए नहीं मिला था क्योंकि फ्रैंकलिन की डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ द सर्वाइकल कैंसर. यानी जो फ्रैंकलिन था, फ्रैंकलिन की डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ द सर्वाइकल कैंसर. अब यहाँ पे बीइंग द बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स हमें ये भी पता होगा कि जो सर्वाइकल कैंसर होता है जैसे जेंडर स्पेसिफिक कैंसर, ये खाली फीमेल्स में होता है. तो फ्रैंकलिन जो थी वो फीमेल साइंटिस्ट थी एंड उसकी डेथ हुई थी एट दैट टाइम. उसके बाद अगर हम साइलेंट फीचर्स की बात करेंगे, हमारे पास जो फर्स्ट साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल इज कि जो डीएनए होता है, डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स. जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया भी है कि डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स while the backbone is sugar and phosphate and bases are projected inside. अगर मैंने बात की, हमारे पास let this be the strand first, let this be the strand second. इसके पास एक होगा शुगर के साथ होगा फॉस्फेट. क्या होगा? फॉस्फेट को हम बाहर से दिखाएंगे. दिस इज फॉस्फेट एंड फॉस्फेट के साथ शुगर. यहाँ पे भी फॉस्फेट पे के साथ शुगर. इसी तरह यहाँ पे फॉस्फेट, यहाँ पे फॉस्फेट, यहाँ पे भी फॉस्फेट के साथ क्या आएगा? शुगर आएगा. सेम अप्लाइज टू दिस स्ट्रैंड. यहां से फॉस्फेट एंड देन शुगर, यहां से फॉस्फेट देन शुगर. अब उसके बाद यानी हमारे पास जो डीएनए होता है it's made up of 2 polynucleotide chains. यानी this is chain first, this is chain second, 2 polynucleotide chains where the backbone is sugar and phosphate and bases are projected inside. What does it mean? हमारे पास अगर एडेनिन बेस है, इसके साथ क्या आएगा? थाइमीन आएगा. कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे. अगर यहाँ पे गवानीन है, गवानीन के साथ क्या आएगा? साइटोसिन आएगा. कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे. यहाँ पे भी एडेनिन है, यहाँ पे थाइमीन है, 2 एडेनिन बॉन्ड है, यहाँ पे C है तो यहाँ पे G आएगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है. तो यू हैव टू रिमेंबर दैट हमारे पास डीएनए जो है इट्स मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स where the backbone is sugar and phosphate and bases are projected inside. यानी जो बेसिस होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास जो बेसिस होते हैं यानी हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं. क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं. दैट इज यानी वाटर हेटिंग होते हैं. दैट्स वाई वो इनसाइड की तरफ होते हैं. एंड हमारे पास जो बैकबोन होता है, बाय बैकबोन आई मीन टू से शुगर एंड फॉस्फेट, वो होते हैं हाइड्रोफिलिक. क्या होते हैं? हाइड्रोफिलिक. इसीलिए वो बाहर की तरफ होते हैं. सो पहला पॉइंट जो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल का था दैट इज कि जो डीएनए होता है इट्स मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स वेयर द बैकबोन इज शुगर एंड फॉस्फेट. एंड जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो इसीलिए इनसाइड की तरफ होते हैं क्योंकि दे आर हाइड्रोफोबिक. एंड जो बैकबोन होता है वो इसीलिए बाहर की तरफ होते हैं क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक होते हैं. दिस वाज फर्स्ट पॉइंट. उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कि वो
both the chains have anti-parallel polarity. यानी हमारे पास we know that DNA is made up of 2 polynucleotide chains and in chains के पास होती है anti-parallel polarity. That means if one strand has the polarity of 5-3-, then the second strand will have the polarity of 3-5-. यानी अगर हमारे पास यहाँ पे DNA है, if one strand has the polarity of 5-3-, then the second will have the polarity of 5-3-. That's what we call anti-parallel polarity of DNA. एंड ये भी याद रखना है कि हमारे पास जो ये दो स्ट्रैंड्स होते हैं दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर. अब कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? इफ वी नो द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड देन द सीक्वेंस ऑफ अदर स्ट्रैंड कैन बी प्रेडिक्टेड. सपोज आपके पास दिस इज द डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स. अब आपको एक ही सीक्वेंस पता है, सपोज दिस इज एडेनिन, आपको पता है दिस इज थाइमिन, दिस इज ग्वानिन, दिस इज साइटोसिन. अब आपको एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस पता है. The complementary nature means then you can predict the sequence of other strands. Suppose आपको पता है एडेनिन के साथ क्या आएगा? थाइमिन आएगा. थाइमिन के साथ क्या आएगा? एडेनिन आएगा. ग्वानिन के साथ क्या आएगा? साइटोसिन आएगा. साइटोसिन के साथ क्या आएगा? ग्वानिन आएगा. That's what we meant by the complementary nature. तो आपको याद रखना है कि डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं they have anti-parallel polarity and इनका जो नेचर होता है they are complementary to each other. यानी if we know the sequence of one strand then the sequence of other strand can be predicted. उसके बाद जो तीसरा पॉइंट हमारे पास था कि the two strands are joined through the hydrogen bonds. The two strands are joined through the hydrogen bonds. As a result, adenine forms 2 hydrogen bonds with the thymine. Adenine forms 2 hydrogen bonds with the thymine, and guanine forms 3 hydrogen bonds with the cytosine. Guanine forms 3 hydrogen bonds with the cytosine. As a result, purine comes opposite to pyrimidine. अब इसके पीछे रीजन क्या होता है कि why purine comes opposite to the pyrimidine? This generates uniform distance between two strands. What does it mean? हमने कहा two strands are joined through the hydrogen bonds. As a result, adenine forms 2 hydrogen bonds with the thymine, and guanine forms 3 hydrogen bonds with the cytosine. As a result, purine comes opposite to the pyrimidine, and which generates uniform distance between the two strands. हमें पता है हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस या तो प्यूरिन्स होंगे या तो पायरिमिडीन्स हो सकते हैं, राइट? एंड प्यूरिन्स में क्या आता है? एडेनिन आता है, गवानिन आता है. पायरिमिडीन्स में क्या आता है? साइटोसिन आता है, यूरेसिल आता है, थाइमिन होता है. अब जो प्यूरिन्स होते हैं डबल रिंग. प्यूरिन्स क्या होते हैं? डबल रिंग होते हैं और 9 मेंबर्ड होते हैं. इससे पहले भी हमने इसके बारे में बात करी थी कि जो प्यूरिन्स की रिंग होती है ये डबल रिंग होती है, एंड जो पायरिमिडीन की रिंग होती है ये सिंगल रिंग होती है और 6 मेंबर्ड की रिंग होती है. अब हमने कहा प्यूरिन इसीलिए पायरिमिडीन के अपोजिट में आता है. दिस जनरेट्स यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स. किस तरह? अगर हम बात करेंगे हमारे पास डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं. हमारे पास डीएनए के क्या स्ट्रैंड्स होते हैं? 2 स्ट्रैंड्स होते हैं. हम बात करेंगे किस तरह से ये यूनिफॉर्म डिस्टेंस जनरेट करता है बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स. सपोज अगर हमारे पास प्यूरिन के सामने प्यूरिन आता, अगर हमारे पास प्यूरिन के सामने प्यूरिन आता, ये हमारे पास क्या है? प्यूरिन रिंग है. अब अगर प्यूरिन के रिंग के अपोजिट में, अब अगर प्यूरिन के अपोजिट रिंग में प्यूरिन रिंग ही आती, सपोज ये हमारे पास 2 प्यूरिन रिंग्स हैं, एंड उसके बाद अगर हमारे पास पायरिमिडीन रिंग के साथ आती, सपोज दीज आर 2 पायरिमिडीन रिंग्स. अब अगर आप लोग यहां पे डिस्टेंस देखो, फिर से यहां पे अगर आप लोग डिस्टेंस देखोगे, डिस्टेंस यहां पे यूनिफॉर्म नहीं आएगी. इंस्टेड अगर हमारे पास जिस तरह से यहां पे प्यूरिन कम्स अपोजिट टू द पायरिमिडीन, हमारे पास दिस इज द प्यूरिन रिंग. सपोज ये हमारे पास प्यूरिन की रिंग है, प्यूरिन के साथ हमेशा क्या आएगा? पायरिमिडीन आएगा. ये देखो, अब अगर यहां पे हमारे पास ये है पायरिमिडीन रिंग, क्या है?
पायरिमिडीन रिंग। अगर यहां से पायरिमिडीन होगा तो यहां से क्या होगा, यहां से प्यूरिन रिंग होगी। क्या होगी, यहां से होगी प्यूरिन रिंग। तो आप लोग अगर देखोगे यहां से आती है यूनिफॉर्म डिस्टेंस, यहां से क्या आती है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस। तो हम इस तरह से इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं द डायमीटर ऑफ द डीएनए, जिसे हम कहते हैं, जिस तरह से हमने कहा as two strands are joined through the hydrogen bonds, as a result adenine forms 2 hydrogen bonds with the thymine, guanine forms 3 hydrogen bonds with the cytosine, यानी purine comes opposite to the pyrimidine which generates uniform distance between two strands। तो हम कह सकते हैं diameter of DNA, तो इसको हम diameter भी कह सकते हैं ना, diameter of DNA is constant, diameter of DNA is constant। रीजन क्या है, क्योंकि प्यूरिन कम्स अपोजिट टू द पायरिमिडीन्स व्हिच जनरेट्स यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स। हम ये भी याद रख सकते हैं जो डायमीटर ऑफ डीएनए होता है इट्स अराउंड, ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम या होता है 2 नैनोमीटर। क्या होता है, 20 एंगस्ट्रॉम या होता है 2 नैनोमीटर। अब अगर हम बात करेंगे, हमने कहा ये था थर्ड पॉइंट। उसके बाद हम यहां पे एक और पॉइंट भी देख सकते हैं, हमारे पास डीएनए जो होता है, डीएनए के पास ग्रूव्स बनते हैं। सपोज ये है मेजर ग्रूव, ये वाला ग्रूव जो है ये मेजर ग्रूव है, मेजर ग्रूव के सामने बनेगा माइनर ग्रूव, अब फिर बनेगा यहाँ पे माइनर ग्रूव, यहाँ पे बनेगा मेजर ग्रूव, फिर जाके बनेगा यहाँ से मेजर ग्रूव, यहाँ से बनेगा माइनर ग्रूव। सो हमारे पास डीएनए के पास 2 ग्रूव्स होते हैं, एक को हम कहते हैं मेजर ग्रूव एंड ए को हम कहते हैं माइनर ग्रूव। एंड ये इंपॉर्टेंट होते हैं मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव, किस लिए होते हैं, ये पैकेजिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बात तो आप लोगों ने ये याद रखी कि हमारे पास डीएनए के पास एक होता है मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव होते हैं, और किस मैनर में होते हैं, ये अल्टरनेट मैनर में होते हैं। एंड ये मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग, फॉर द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग। तो अभी तक हमारे 3 पॉइंट हो गए। द फर्स्ट वन इज DNA is made up of 2 polynucleotide chains where the backbone is sugar and phosphate and the base are projected inside। उसके बाद 2 chains have antipole polarity if one strand has the polarity of 5'3', then the second will have the polarity of 3'5'। and उसके बाद 2 strands are joined through the hydrogen bonds, as a result adenine forms 2 hydrogen bonds with the thymine and guanine forms 3 hydrogen bonds with the cytosine। This generates approximate uniform distance between the 2 strands of the DNA। जिस तरह से हमने डायग्राम से भी देखा कि प्यूरिन का अपोजिट आना पायरिमिडीन के लिए कितना जरूरी है, so that they can generate uniform distance। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, हमारे पास जो 4th पॉइंट है that is कि डीएनए इज राइट, डीएनए जो होता है ये क्वाइलेड होता है इन अ राइट हैंडेड फैशन। डीएनए जो होता है ये क्वाइलेड होता है इन अ राइट हैंडेड फैशन। डीएनए जो होता है ये क्वाइलेड होता है इस तरह से राइट हैंडेड फैशन में। किस तरह से, राइट हैंडेड फैशन में, जिसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज कहते हैं। एंड एक टर्न में, अब एक टर्न होता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट से यहां तक एक टर्न होता है। क्या होता है, एक टर्न होता है। एक टर्न क्या होता है, सपोज हमारे पास हम अगर इतना पहले टर्न करते हैं, दिस इज 180 डिग्री, फिर यहां से यहां इतना और टर्न करेंगे, दिस इज 180 एंड कलेक्टिवली दिस इज 360। एक 360 टर्न करने से हमारा एक टर्न हो जाता है। 360 टर्न करने से हमारे टर्न करने से एक टर्न बन जाता है। अब एक टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं। एक टर्न में कितने बेस पेयर्स होंगे, 10 बेस पेयर्स होंगे। अब अगर आप लोग यहां पे देखोगे, हमारे पास यहां से दिस पॉइंट से लेकर दिस पॉइंट तक एक टर्न है एंड इसमें होंगे नाइट्रोजनस बेसिस। सपोज हमारे पास दिस इज फॉस्फेट, फॉस्फेट के साथ शुगर होगा एंड इस शुगर के साथ सपोज एडनीन है, यहां पे भी होगा फॉस्फेट, फॉस्फेट के साथ होगा शुगर एंड इस शुगर के साथ अगर यहाँ पे एडनीन है तो यहाँ पे क्या आएगा, थाइमीन आएगा। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। फिर होगा शुगर के साथ फॉस्फेट, फॉस्फेट के साथ शुगर एंड इस शुगर के साथ दैट सपोज गवानीन है एंड यहाँ से शुगर के साथ आएगा फिर फॉस्फेट, फॉस्फेट के साथ शुगर एंड इस शुगर के साथ अगर यहाँ पे गवानीन है तो यहाँ पे साइटोसिन आएगा। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स आएंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आएंगे। इसी तरह से 10 बेस पेयर्स होंगे। कितने बेस पेयर्स होंगे, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, यानी एक टर्न में कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10 बेस पेयर्स होते हैं। अब हमने यहाँ पे 2 बेस पेयर्स दिखाए। कितने बेस पेयर्स दिखाए? 2 बेस पेयर्स दिखाए। एंड इन 2 बेस पेयर्स की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 0.34 नैनोमीटर, या हम कह सकते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम, राइट। अब हमने कहा एक टर्न में कितने बेस पेयर्स होते हैं? वन टर्न इज इक्वल टू 10 बेस पेयर्स, या हम कह सकते हैं 20 बेसिस, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब अगर हमारे पास एक टर्न में 10 बेस पेयर्स हैं, 20 बेसिस हैं, तो इन 20 बेस पेयर्स में से 20 बेस में 10 प्यूरिन्स होंगे एंड 10 क्या होंगे? पायरिमिडीन्स होंगे, राइट। इस तरह से भी हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास एक टर्न में 10 बेस पेयर्स हैं, 20 बेसिस हैं, जिसमें से 10 प्यूरिन्स होंगे, जिसमें से 10 पायरिमिडीन्स होंगे। अब मुझे बताओ आप, हमारे पास एक टर्न में 10 बेस पेयर्स हैं एंड 2 बेस पेयर्स पे जो डिस्टेंस है दैट इज 0.34 नैनोमीटर। अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होते हैं इसको हम कहते हैं पिच। क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। एंड मुझे बताओ इस पिच की लेंथ क्या होगी? तो इट विल कम आउट एज 0.34 नैनोमीटर इंटू 10, दैट विल कम आउट एज 3.4 नैनोमीटर। यानी द पिच की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? दैट्स इक्वल टू 3.4 नैनोमीटर। हो गई ये बात। अब आपको ये भी बात पता चली कि हमारे पास जो डीएनए होता है वो राइट क्वाइलेड फैशन में होता है। क्या होता है? राइट क्वाइलेड फैशन में होता है। एंड एक बेस पेयर में होते हैं 10 एक टर्न में होते हैं 10 बेस पेयर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स इज इक्वल टू 0.34 नैनोमीटर्स। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है, वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर बेस पेयर, यानी हमारे पास जो बेस पेयर होता है इस बेस पेयर के ऊपर एक और बेस पेयर होगा, इस बेस पेयर के ऊपर एक और बेस पेयर होगा, जिसे हम कहते हैं वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर बेस पेयर, दिस इन एडिशन टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी एक स्टैकिंग ऑफ बेस पेयर्स, एक स्टैकिंग ऑफ बेस पेयर्स प्लस दिस इन एडिशन टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इन एडिशन टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग कन्फर्स मतलब होता है प्रोवाइड करना, प्रोवाइड्स या कन्फर्स द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, कन्फर्स स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। So these were the 5 silent features of the DNA double helix model. तो stacking of base pairs plus hydrogen bonding confers the stability of the DNA double helix structure. तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि हमारे पास जो DNA होता है ये 2 स्ट्रैंड से मिलके बनता है एंड ये 2 स्ट्रैंड जो होते हैं ये एंटी पैरेलल पोलैरिटी दिखाते हैं। दैट मींस इफ वन स्ट्रैंड हैज द पोलैरिटी ऑफ 5'3' एंड द सेकंड विल हैव 3'5', एंड ये 2 स्ट्रैंड जो हमारे पास होते हैं ये कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर होते हैं। व्हाट डज इट मीन? इफ वी नो द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड देन द सीक्वेंस ऑफ अदर स्ट्रैंड कैन बी प्रेडिक्टेड, क्योंकि हमें पता है प्यूरिन्स किनके साथ बॉन्ड बनाते हैं? पायरिमिडीन्स के साथ। एज ए रिजल्ट एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ? थाइमिन के साथ। गुआनिन फॉर्म्स 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विद द साइटोसिन के साथ। ठीक, ये बात भी हुई। एंड उसके बाद हमने कहा द डायमीटर ऑफ द डीएनए इज कांस्टेंट, द डायमीटर ऑफ द डीएनए इज कांस्टेंट, क्योंकि हर हमेशा प्यूरिन किनके साथ बॉन्ड बनाते हैं? पायरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद हमने कहा डीएनए के पास अल्टरनेट मैनर में मेजर ग्रुव, माइनर ग्रुव, माइनर ग्रुव, मेजर ग्रुव, मेजर ग्रुव, माइनर ग्रुव होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं किस प्रोसेस के लिए? पैकेजिंग के लिए होते हैं। हमारे पास एक टर्न में कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10 बेस पेयर्स होते हैं। 2 बेस पेयर्स में कितनी डिस्टेंस होती है? दैट इज 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम। एंड एक टर्न में अगर 10 बेस पेयर्स होते हैं तो इस एक टर्न की जो लेंथ होते हैं जिसको हम पिच कहते हैं वो कितना होता है? वो होता है 3.4 नैनोमीटर। सो दिस वाज ऑल अबाउट डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। थैंक यू।